हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवल ट्यूटोरियल। आज हम हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा पेपर 5B है बीएड सेकेंड ईयर का, और ये जो पार्ट है हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं। आपने अगर पहले के 2 पार्ट्स ना देखे हों तो आप उन्हें भी ज़रूर देख लें। साथ के साथ हमने नॉलेज एंड करिकुलम के 2 पार्ट्स कंप्लीट किए हैं, यूनिट 1 एंड 3। अगर आपने वो भी ना देखी हों तो उन्हें भी देख लें। वो जो है मैंने पीपीटी की हेल्प से कराई हैं, और ये जो है ओनली ऑडियो वीडियो हैं। आज हम थर्ड पार्ट करेंगे जो कि पोस्चर से रिलेटेड होगा। कंसेप्ट एंड वैल्यूज़ ऑफ ए गुड पोस्चर, कोज ऑफ पुअर पोस्चर, या फिर क्या क्या मेजर्स हैं किसी भी पोस्चर को सुधारने के लिए, आप क्या क्या एक्सरसाइज वगैरह कराएंगे बच्चों को। आज इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे, और ये यूनिट जो है हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और ये जो पार्ट है, थर्ड पार्ट है, ये ज़्यादा से ज़्यादा आधे से 1 घंटे की वीडियो होगी, और आपको एक पार्ट जो है अच्छी तरीके से समझ आएगा। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ पोस्चर, यानी कि पोस्चर क्या है। पोस्चर वो होता है कि पोस्चर कंसर्न द वे ए पर्सन कैरी हिमसेल्फ वाइल स्टैंडिंग, वॉकिंग और सिटिंग। यानी कि जब कोई इंसान बैठा है, खड़ा है, या फिर वॉक कर रहा है, चल रहा है, तो उस टाइम पे वो अपनी बॉडी को किस तरीके से कैरी करता है, उसे हम पोस्चर कहेंगे। इट मीन्स कैरेज और द मैनर ऑफ होल्डिंग वंस बॉडी, यानी कि किस तरीके से वो अपनी बॉडी को मैनेज कर रहा है, चलते हुए, खड़े होते हुए, बैठते हुए, उसको हम पोस्चर कहेंगे। देर इज़ नो सिंगल गुड पोस्चर, कोई भी पोस्चर जो है अच्छा नहीं है, लेकिन जो पोस्चर होता है वो हमारी फिजिकल कंडीशन से कहीं ज़्यादा बड़ा है। गुड पोस्चर हम किसे कह सकते हैं, इज़ दैट इन विच द बॉडी इज़ हेल्ड विदाउट एनी सेंस ऑफ एफर्ट, यानी कि आपकी जो बॉडी है आप उसको कैरी कर रहे हैं, आपको कोई एफर्ट नहीं लग रहा है, आपका वेट जो है सही है, आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ओवर बोथ द लेग्स एंड फीट, सो एज टू प्रोड्यूस लीस्ट फैटिक। अगर आपकी जो हाथ पैर हैं वो अगर सेम साइज़ के होंगे तो आपको क्या है, थकावट कम महसूस होगी। तो इन सब को हम गुड पोस्चर के अंदर इंक्लूड करेंगे। 2 टाइप के पोस्चर होते हैं। अगर आप लंबे समय तक किसी भी एक पोजीशन में ज़्यादा टाइम तक आप खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि आपको टायरिंग लगेगा और फैटिक महसूस होगी, यानी कि थकावट आपको महसूस होने लगेगी। तो देर आर 2 टाइप ऑफ पोस्चर, एक होता है गुड पोस्चर और एक होता है बैड पोस्चर, या फिर पुअर पोस्चर भी हम कह सकते हैं। गुड पोस्चर कौन सा होगा, जो कि वो होगा जिसके अंदर आपकी कंडीशन जो है बॉडी की वो बैलेंस्ड पोजीशन में है फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट फीलिंग फैटिक, यानी कि आपकी बॉडी इस तरीके की है कि आप लंबे समय तक सेम पोजीशन में खड़े रह सकते हैं। उसको आप जो है बिना आपको थकावट महसूस हुए, तो उसे हम क्या कहेंगे, गुड पोस्चर मानेंगे। When we keep a natural or working posture, we are said to have a good posture। अगर हम अपना नेचुरल ही पोस्चर रखेंगे तो उसको हम क्या है, गुड पोस्चर मानेंगे। या फिर हम जो बैलेंस डाइट वगैरह ले रहे हैं, या फिर हमारा जो डाइट प्रॉपर न्यूट्रिशन वगैरह हम इंक्लूड कर रहे हैं, तो उन जो पोस्चर है वो हमारा गुड रहेगा। When a balance is altered by disease, यानी कि फैकल्टी हैबिट्स और एक्सीडेंट, वी आर सेड टू हैव बैड और पुअर पोस्चर। पुअर पोस्चर कौन सा होगा, या तो आपको कोई डिजीज़ हो जाए, या फिर आपको कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए जिससे जो है आपकी हैबिट्स वगैरह चेंज हो जाए। जैसे कि किसी का एक्सीडेंट में पैर या हाथ जो है वो कट जाता है, तो उस टाइम पे उसका पोस्चर क्या है, बैड पुअर पोस्चर हम उसको कहेंगे। ए गुड पोस्चर इज़ अ सिंबल ऑफ गुड हेल्थ। गुड पोस्चर का मतलब गुड हेल्थ है। सेल्फ कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपकी हर चीज़ अगर आप परफेक्ट है तो आपके अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस रहेगा। पुअर पोस्चर जो होता है वो अनहेल्दी रेस्पिरेशन की वजह से होता है, एंग्जाइटी की वजह से होता है, और कोई इंसान बहुत लंबे समय तक सैड फील कर रहा है तो उसका जो पोस्चर है वो भी चेंज हो जाता है, यानी कि उसको हम पुअर पोस्चर की कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नॉलेज अबाउट गुड और बैड पोस्चर। अब इनके बारे में हम जानेंगे कि गुड पोस्चर हम किसे मान रहे हैं। जैसे कि आपको इमेज के अंदर दिखाया गया है कि एक प्लम लाइन दिखाई गई है, यानी कि प्लम लाइन क्या है, बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन है। आपको फर्स्ट इमेज में दिख रहा होगा कि ये हमारे कहाँ से पास हो रही है। पहले हमारे अपर हेड, ईयर्स, टचिंग ऑफ शोल्डर एंड पासिंग फ्रॉम द मिडल ऑफ हिप बोन्स, एंड देन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द नी इट विल ड्रॉप एट द बोन ऑफ एंकल। ये सारी जो पोजीशन है, यानी कि पहले हमारे सिर से पास हुई, फिर हमारे कान से, फिर शोल्डर को टच कर रही है, कंधे वगैरह को टच किया है, फिर मिडल ऑफ हिप बोन जो होती है हमारी हड्डी, उसके बीच में से गई है ये लाइन, फिर उसके बाद नी के जो घुटने होते हैं उनके सेंटर से गई है, एंड इट विल ड्रॉप एट द
बोन ऑफ एंकल, और जो हमारी लास्ट जो बोन है, एंकल की जो बोन है, वहाँ तक ये जो है गई है लाइन, इसको हम प्लम्प लाइन बोलते हैं। एक गुड पोस्चर जब माना जाएगा जब आप बिल्कुल ही सीधे स्ट्रेट खड़े हैं और आपका जो राइट एंगल आप इजीली फॉर्म कर पा रहे हैं प्लम्प लाइन के ऊपर। अब देखिए फर्स्ट पिक्चर के अंदर आसानी से ये जो इंसान खड़ा है, ये इसकी जो पोजीशन है बिल्कुल राइट एंगल बना रहा है, तो यानी कि ये जो है एकदम से गुड पोस्चर कहलाएगा। सेकेंड इमेज के अंदर हमारे नीज़ के बीच में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, तो ये भी एक गुड पोस्चर की निशानी होती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है वैल्यूज़ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गुड पोस्चर, यानी कि क्या वैल्यूज़ हैं और क्यों इम्पोर्टेंट है हमारा गुड पोस्चर होना। फर्स्ट वन इज़ अपीयरेंस। अगर जो आपकी इम्प्रेशन जो होता है, फर्स्ट इम्प्रेशन एक पर्सन जो है अपने बॉडी को कैरी कर कर ही बताता है कि वो किस तरीके का है। यानी कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन हमारा क्या है कि हम अपनी बॉडी को किस तरीके से कैरी करते हैं, वही हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन है। हर कोई ट्राई करता है कि अच्छा दिखे, वो क्या एफ़र्ट लगा रहा है, वो एजुकेशन ले रहा है या इंस्टीट्यूशंस में जा रहा है, क्लब वगैरह ज्वाइन कर रहा है, सोशली गैदरिंग कर रहा है, सोशल गैदरिंग वगैरह कर रहा है, वो क्लोथिंग के ऊपर पैसा वेस्ट कर रहा है, कीपिंग इन द लेटेस्ट स्टाइल वगैरह वो यूज़ कर रहा है कि लेटेस्ट स्टाइल में जो भी आएगा हम वही परचेज़ करेंगे, कॉस्मेटिक वगैरह पे पैसे यूज़ कर रहा है। ये सब जो हैं ये सेकेंडरी काम हैं जो वो कर रहा है, लेकिन फ़र्स्ट हमारा क्या होता है बॉडी। अगर आपकी बॉडी का पोस्चर अच्छा नहीं है तो आप कितना भी कुछ भी चीज़ें कर ले तो वो जो है आपका गुड पोस्चर की पोजीशन नहीं बना पाएंगी। जैसे कि अगर किसी का पेट जो है वो सेंगिंग एब्डोमेन है, यानी कि पेट फूला हुआ है, राउंड शोल्डर हैं किसी के, मतलब कि थोड़े घुमाऊ हैं हमारे शोल्डर, जो कंधे होते हैं थोड़े मुड़े हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं किसी को भी पसंद नहीं आती। तो इसीलिए एक गुड पोस्चर होना सबसे पहली चीज़ है। ये क्लोथिंग वगैरह जो आप अपना लेटेस्ट स्टाइल फॉलो करना चाह रहे हैं ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। तो गुड पोस्चर के अंदर कंट्रीब्यूट हमारा सबसे बड़ा हमारी अपीयरेंस के लिए क्या चीज़ है, वो हमारा पोस्चर अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट आता है मूवमेंट एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जो है हेल्थ और एफिशिएंसी हमारी बॉडी की वो डिपेंड करती है हमारे बैलेंस पे ऑफ इट्स वेरियस ओपोजिंग फोर्स, यानी कि जो भी हमारे आसपास हम चीज़ें कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी डिपेंड करेगी हमारी मूवमेंट और एफिशिएंसी। इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी द बॉडी पोस्चर ऑफ ए प्लेयर इज़ वाइटल इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज फंक्शन, यानी कि सबसे मेन रोल किसका होता है, अगर कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है तो उसकी बॉडी का ही होता है। इट इज़ देयर फॉर दैट in standing, walking and running a person will be more effective, graceful and coordinated if he or she pose a good posture, यानी कि वो अच्छी तरीके से भाग पाएगा, खड़ा रह पाएगा या फिर वॉक कर पाएगा अच्छी तरीके से अगर उसका पोस्चर क्या है अच्छा होगा। एक गुड प्लेयर का पोस्चर कैसा होता है, हमेशा ही अच्छा होता है क्योंकि वो पोस्चर अपना मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट आता है फिजिकल फिटनेस। पोस्चर जो होता है वो फिजिकल फिटनेस को भी शो करता है। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस होते हैं हमारे मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, सर्कुलेटरी एंड्योरेंस। मस्कुलर स्ट्रेंथ क्या होता है, यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ अप्लाई टू ए सिंगुलर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्ट। अगर हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो हम जो है इजीली हर काम कर पाएंगे। मस्कुलर एंड्योरेंस यानी कि हम काम जो है कंटिन्यूसली करते रहेंगे। सर्कुलेटरी एंड्योरेंस यानी कि इन्वॉल्व द मॉडरेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए लार्ज मसल्स फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो आपकी सहन शक्ति है लार्ज मसल्स की वो ज़्यादा लंबे समय तक अच्छी रहेगी, उसी को हम गुड पोस्चर बोलेंगे। यानी कि हम ये एंड्योरेंस का मतलब होता है कि जो थकान है वो हमें कम रहे और आपकी जो सहन शक्ति है यानी कि आपकी सहने की पावर, आप लंबे समय तक खड़े रह सकते हैं, वो अच्छी रहे। एंड्योरेंस का मतलब होता है सहन शक्ति। नेक्स्ट आता है हमारी स्पिरिचुअल वैल्यूज़। अगर हमारी बॉडी जो है अच्छी होगी तो हमारी स्पिरिट भी जो है वो भी अच्छी होगी, यानी कि अपलिफ्ट हम करेंगे अपनी स्पिरिट को। वन कैन नॉट इन्जॉय ए ब्यूटी ऑफ राइजिंग सन और सेटिंग सन, यानी कि कोई भी इंसान उगते हुए सूरज और ढलते हुए सूरज को इन्जॉय नहीं करता है जो कि हॉन्च बैक, यानी कि जिसका जो पीछे की तरफ झुका हुआ है, या फिर प्रोट्रूडिंग नेक यानी कि उभरी हुई गर्दन है जिसकी। तो ऐसा इंसान जो यानी कि जिसको कुछ प्रॉब्लम है वो इन्जॉय नहीं करता है किसी भी चीज़ को। इन शॉर्ट यही बोल रहा है कि स्पिरिचुअल वैल्यू, अगर हमारा अच्छा पोस्चर होगा तो हमारी स्पिरिचुअल वैल्यू भी अच्छी होगी। नेक्स्ट आता है हाइजीनिक वैल्यूज़। हाइजीनिक में आता है जैसे कि इरेक्ट, स्ट्रेट एंड वाइब्रेंट बॉडी हैज़ इट्स ऑर्गन प्रॉपरली सस्पेंडेड सो एज bodily functions are more complete
एंड परफेक्ट। जो इंसान की बॉडी एकदम अच्छी है, सही है, 90 डिग्री पे है, प्लम लाइन, जैसे कि आपने देखा था कि प्लम लाइन अगर हमारी एकदम अच्छे से बन रही है, हम एकदम अच्छे से खड़े हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी जो हाइजीन वगैरह है वो हम अच्छे से भी रख पाएंगे, यानी कि साफ़ सुथरा हम अपने आसपास रखेंगे, अपने आप को हाइजीनिक रखेंगे। और अगर हम प्रॉपर हाइजीन को फॉलो करेंगे तो हमारी हेल्थ भी क्या है, अच्छी रहेगी, हमारी सेहत जो है बनी रहेगी, हम अच्छी अच्छी हैबिट्स को अपनाएंगे और अपनी हाइजीन वैल्यू को भी इंक्रीज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक वैल्यू। गुड पोस्चर स्पीक ऑफ द स्पिरिट विद इन द बॉडी, यानी कि अच्छा पोस्चर अपने आप में ही एक स्पिरिट है। सीकिंग ए जॉब डिमांड ऑन द वे वी होल्ड आवर बॉडी, यानी कि जब भी हम किसी जॉब के लिए जा रहे हैं तो हमारे जैसे कि मेडिकल चेकअप वगैरह किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। अगर कोई इंसान है वो अच्छी तरीके से बैठ नहीं पा रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब उसका पोस्चर जो है थोड़ा सा गड़बड़ में है, और इसीलिए उसको जो है अलग टाइप की जॉब दी जाएंगी, जैसे कि जिनमें वो काम ऐसा करे कि उसको ज़्यादा टाइम बैठा भी ना रहना पड़े और ज़्यादा टाइम खड़ा भी ना रहना पड़े। यानी कि हमारे अगर पोस्चर अच्छा होगा तो हमारी लाइवलीहुड भी अच्छी हम कमा सकते हैं और हमारे फैमिली के ऊपर भी कोई बर्डन नहीं रहेगा। लेकिन एक इंसान अगर बीमार है तो वो फैमिली के ऊपर भी बर्डन डालेगा उस चीज़ का। ये सब थे इंपॉर्टेंस ऑफ ए गुड पोस्चर, यानी कि एक अच्छा पोस्चर है तो उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं। फर्स्ट हमारा अपीयरेंस, सेकंड हमारा मूवमेंट एफिशिएंसी, थर्ड हमारा फिजिकल फिटनेस, फोर्थ स्पिरिचुअल, फिफ्थ हाइजीनिक एंड सिक्स्थ इज इकोनॉमिक वैल्यू। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कि कॉजेज ऑफ बैड पोस्चर, यानी कि किसका बैड पोस्चर है उसके कारण क्या है, हमें ये पता लगाना चाहिए। फर्स्ट वन इज़ कोग्निशनल, यानी कि एट द टाइम ऑफ बर्थ, यानी कि बर्थ के टाइम पर ही वो इंसान जो है, यानी कि वो जो छोटा बच्चा था उसी को ही कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि उसका क्लब फुट है या फ्लैट फुट है, तो इस तरीके से यानी कि कोई प्रॉब्लम है उसको, तो वो क्या है, हम कहेंगे कि ये भी एक क्या है, बैड पोस्चर की निशानी है। नेक्स्ट आता है एक्वायर्ड, यानी कि कुछ पोस्चर जो है हम एक्वायर कर लेते हैं। कई बार हमारा पोस्चर बहुत अच्छा होता है लेकिन गुड पोस्चर की जगह हमारा बैड हो जाता है। उसके रीज़न क्या होते हैं, फ्रॉम डिजीज़, हमें अगर कोई बीमारी लग जाती है तो हमारा जो बॉडी है उसकी हेल्थ जो है वो थोड़ी सी कम बिगड़ने लगती है, तो इसलिए हमारा पोस्चर भी थोड़ा ख़राब होता है। जैसे कि किसी को पोलियो हो जाता है, पोलियो की वजह से, यानी कि बीमारी है पोलियो, तो उसकी वजह से जो इंसान है वो चलना फिरना बंद कर देता है। तो ये सारे क्या है, हमारे पोस्चर पहले अच्छा था लेकिन बाद में क्या है, ख़राब हो गया। फ्रॉम एक्सीडेंट और इंजरी, कई बार क्या है, एक्सीडेंट के टाइम पर किसी के हाथ वगैरह जो है कट जाते हैं, तो उस टाइम पर भी हमारा पोस्चर जो है बिगड़ जाता है। नेक्स्ट वन इज़ माल न्यूट्रिशन या इम्प्रॉपर डाइट, यानी कि अगर आपकी डाइट जो है इम्प्रॉपर है, आप सुबह का खाना दोपहर तक भी नहीं खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट जो है आपका डिनर हो रहा है सीधा डायरेक्टली, तो उसकी वजह से भी आपकी जो सेहत है वो बिगड़ जाएगी, हेल्थ जो है बिगड़ेगी। और साथ के साथ माल न्यूट्रिशन, यानी कि जो आप खा रहे हैं उसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट वगैरह नहीं मिल रहा है आपको, तो उसकी वजह से भी आपका बैड पोस्चर होगा। नेक्स्ट आता है फैटीग, यानी कि थकान, अगर आप थका हुआ महसूस करेंगे पूरा वो लाइन है हमारे बैड फैट पोस्चर का। नेक्स्ट आता है वीकनेस ऑफ सेंसेस, यानी कि आपकी सुनने की शक्ति या फिर देखने की या फिर टेस्ट करने वगैरह की, इनके अंदर भी अगर ताकत नहीं रही, यानी कि वो भी एक रीज़न है बैड पोस्चर का। नेक्स्ट आता है ड्यू टू प्रोफेशनल, अब प्रोफेशन की वजह से हमारा पोस्चर जो है चेंज कैसे हो सकता है। फर्स्ट आता है जैसे कि आपको कोई काम दिया गया है जिसमें आपको पूरा टाइम ही कंप्यूटर के आगे बैठा रहना है, यानी कि आप 9 o'clock से 5 o'clock तक आप वहीं बैठे रहेंगे। अगर आप रेगुलरली ऐसे करते रहेंगे तो आपका पोस्चर जो है धीरे धीरे करके बिगड़ने लगेगा, आई साइट जो है आपकी वीक होने लगेंगी। इसी तरीके से नेक्स्ट आता है इम्प्रॉपर डाइट, यानी कि आपकी डाइट जो है वो आप प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे। अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे टाइम टू टाइम तो उसकी वजह से भी आपका पोस्चर जो है बिगड़ेगा, यानी कि माल नरिशमेंट कर रहे हैं आप, जितने न्यूट्रिशन वगैरह चाहिए आप वो नहीं ले रहे। नेक्स्ट आता है इम्प्रॉपर क्लोथिंग एंड फैशन, अब जो फैशन की वजह से कई लोग क्या है बिल्कुल ही टाइट क्लोथ्स पहनेंगे, या फिर बच्चे जो होते हैं छोटे उनको बिल्कुल ही टाइट कपड़े पहना देंगे, जिसकी वजह से उनकी मसल्स को जो डेवलपमेंट होनी थी वो नहीं हो पाती, तो ये भी एक रीज़न है बैड पोस्चर का। नेक्स्ट आता है ओवर वर्कलोड, आप काम जो है ज़्यादा किए जा रहे हैं, आप यानी कि सुबह से लेकर रात तक काम किए जा रहे हैं और कुछ आप नहीं कर रहे, जैसे इन्जॉयमेंट वगैरह नहीं कर रहे, तो ये भी एक रीज़न होता है बैड पोस्चर को गेन करने का। नेक्स्ट आता है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा क्या है, जैसे कि मोटे हो जाएंगे, वेट गेन करते रहेंगे, तो वो भी एक बैड पोस्चर होगा। नेक्स्ट आता है
डेलेसी एंड लिमिटेशन, यानी कि कुछ वीकनेस, दुर्बलता आना। अब जैसे कि जो वुमेन होती हैं वो ऑलमोस्ट टाइम वो बैठा रहना ही पसंद करती है, जिसकी वजह से उनकी जो पोस्चर है वो बिगड़ जाता है, ये भी एक रीज़न होता है। नेक्स्ट आता है इम्प्रॉपर फर्नीचर। अब जैसे कि आप बच्चों को पढ़ने के लिए टेबल चेयर ला के दे रहे हैं और अगर वो प्रॉपर उनके अकॉर्डिंग नहीं है तो उसकी वजह से भी बच्चे का क्या है, पोस्चर जो है चेंजमेंट आएगी, या कोई बड़ा है वो भी काम कर रहा है तो उसके भी पोस्चर में चेंजमेंट आएगी। लैक ऑफ नॉलेज, आपको अगर नॉलेज ही नहीं होगी कि हमें किस तरीके से बैठना चाहिए, किस तरीके से खड़ा होना चाहिए, किस तरीके से वॉक करनी चाहिए, किस तरीके से भागना चाहिए, तो उसकी वजह से भी क्या है, आपका पोस्चर जो है चेंज हो जाएगा और वो गुड की जगह बैड होगा। नेक्स्ट आता है इम्प्रॉपर टाइम टेबल। आपका टाइम टेबल ही इम्प्रॉपर है, आप कुछ भी चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे हैं, किसी टाइम बैठ रहे हैं, ज़्यादा लंबे समय तक बैठे रहेंगे या फिर आप सोते ही रहेंगे, तो ये भी एक क्या है, कारण है बैड पोस्चर का। नेक्स्ट आता है रॉन्ग पनिशमेंट। आप किसी को लंबे समय तक खड़े रहने के लिए बोल देते हैं या फिर अपने कान पकड़ने के लिए बोल देते हैं, तो इस तरीके से जो है बच्चा अगर ज़्यादा लंबे समय तक वो चीज़ें करेगा तो उसका पोस्चर के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा और उसका पोस्चर जो होगा वो बैड हो जाएगा। हैवी बैग, अगर बच्चा जो है अपने शोल्डर पर ज़्यादा बोझ लेके चलेगा बुक्स वगैरह का, तो उसकी वजह से भी उसका पोस्चर जो है चेंज हो जाएगा। हेरिडिटी भी एक अनदर फैक्टर है। अगर आपकी जीन जो थे, यानी कि जो आपके जेनेटिकली डिफेक्ट आ रहा है लास्ट जनरेशन से, अगर उसकी वजह से आप का पोस्चर जो है बैड हो सकता है। नेक्स्ट आता है अनहाइजीनिक स्कूल कंडीशन। अगर स्कूल में अच्छी कंडीशन नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, प्रॉपर लाइट नहीं है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसकी वजह से भी हमारा पोस्चर जो है चेंज हो सकता है, क्योंकि अगर लाइट्स नहीं होंगी तो हमारी आई साइट पर ज़्यादा असर पड़ेगा, जिससे हमारी आइज़ जो है वीक होने लगेंगी। इसी तरीके से अगर टॉयलेट वगैरह क्लीन नहीं होंगे तो हमें डिजीज़ हो जाएंगी, तो इस वजह से अनहाइजीनिक स्कूल कंडीशन भी इसका एक कारण हो सकती है। नेक्स्ट आता है रेमेडियल मेजर्स ऑफ डिफेक्टिव पोस्चर। रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं कि किस तरीके से हम डिफेक्टिव पोस्चर को जो है रेमेडीज़ के थ्रू सही कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़, सबसे पहले कि स्कूल का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन ये होना चाहिए कि वो बच्चों को गुड पोस्चर के बारे में बताए। टीचर को भी खुद समझना चाहिए और बच्चों को उसको वो बातें सारी ट्रांसफ़र करनी चाहिए कि किस तरीके से बैठना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि द स्टूडेंट शुड बी डायरेक्टेड टू गो टू द ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल। अगर किसी बच्चे के अंदर बर्थ के टाइम से ही कुछ ना कुछ कमी है तो उसको डायरेक्टली ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल भेजना चाहिए, ना कि खुद ही टीचर अपने आप ही ट्राई करने लगे। यानी कि हड्डियों के डॉक्टर को हम ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर कौन होता है, हड्डियों का डॉक्टर। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिस ऑफ रेमेडियल एंड करेक्टिव एक्सरसाइज होनी चाहिए, ताकि जो बच्चा है उसकी फिजिकल नीड्स को कंप्लीट किया जा सके। चिल्ड्रन शुड नॉट अलाउड टू कैरी हैवी लोड ऑफ बैग, यानी कि जो बैग है बच्चों का वो ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए। सारी बुक्स को एक दिन मंगवाने की बजाय आप जो है पीरियड वाइज उनको बोलें कि इस दिन ये बुक लेके आनी है आपको। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट शुड शो द करेक्ट बॉडी मैकेनिक, ए पोस्चर सेंस शुड ऑल्सो बी डेवलप्ड इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट। बच्चों के माइंड में भी ये चीज़ होनी चाहिए कि आपकी बॉडी को करेक्टली मेंटेन आप करें। नेक्स्ट आता है एवरी पॉसिबल सोर्स ऑफ फैटिक एंड स्ट्रेन अटेंशन मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड एंड करेक्टेड, यानी कि जो भी चीज़ें जो बच्चे को थका रही हैं या फिर उनको कोई टेंशन वगैरह दे रही हैं उन सबको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, खोजना चाहिए, साथ के साथ उनको इम्प्रूव करना चाहिए या करेक्ट करना। नेक्स्ट वन इज़ रिमूव द कॉज ऑफ फॉल्टी ऑक्यूपेशनल प्रैक्टिसेस, यानी कि जो हम गलत काम कर रहे हैं, जैसे कि बैग जो है बच्चों को ज़्यादा हैवी उठवा रहे हैं, तो उन चीज़ों को जो है इम्प्रूव करना चाहिए। फॉल्टी सिटिंग अकोमोडेशंस, यानी कि बैठने के तरीके वगैरह को सही करना चाहिए। फॉल्टी शूज़ एंड और क्लॉथ, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइट जूते या फिर क्लॉथ्स बच्चों को नहीं पहनाने चाहिए। नॉलेज अबाउट न्यूट्रिशन शुड बी गिवन, यानी कि किस तरीके से हम न्यूट्रिशन बच्चों को मतलब प्रॉपर दे सकते हैं, उस सब की नॉलेज जो है देनी चाहिए पेरेंट्स को भी, साथ के साथ स्टूडेंट्स को भी। कंटिन्यूसली लॉन्ग सीटिंग नहीं होनी चाहिए, लॉन्ग पीरियड नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट आता है इट इज़ अप्रिशिएटेड इफ़ द स्कूल हैज़ सब्जेक्ट वाइज क्लासरूम। अगर सब्जेक्ट वाइज क्लासरूम होंगे तो बच्चे जो है ईजिली जो है अपने चेंजेस करते रहेंगे, तो जिसकी वजह से जो है वो अपना पोस्चर जो है मेंटेन कर पाएंगे। इट इज़ front seat can be provided to the student who suffer from weakness of the senses
लाइक शॉर्ट साइटेडनेस, हार्ड ऑफ हियरिंग यानी कि जिसको सुनने में कमी है या फिर दिखने में कमी है उनको फ्रंट सीट दे देनी चाहिए। टीचर शुड नॉट गिव रॉन्ग पनिशमेंट, जो टीचर होता है उसको कभी भी रॉन्ग पनिशमेंट बच्चे को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर वो देगा तो उसकी वजह से इंजीरियस हेल्थ हो सकती है, उसको हेल्थ से रिलेटेड कुछ ना कुछ उसको बीमारी हो सकती है। तो इसलिए आप उसको उल्टी कुछ भी गलत पनिशमेंट ना दें। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द कॉमन पोस्चरल डिफेक्ट इन स्कूल चिल्ड्रंस। बच्चे जो हैं स्कूल के, उनके अंदर किस तरीके के पोस्चर डिफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं और उनको किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसका आंसर है पोस्चरल डिफेक्ट हमारे 9 टाइप के दिए गए हैं बुक के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर आपका जो क्वेश्चन है उसमें पूछा जाए तो आप जो है 6 या 7 ही लिख कर आएंगे और उनके मेजर्स भी साथ के साथ आप लिखेंगे। पोस्चरल डिफेक्ट कुछ इस प्रकार से हैं। फर्स्ट इज काइफोसिस यानी कि राउंड बैक, यानी कि कुब्ज जिसको हम बोल सकते हैं, जैसे कि किसी का जो पीठ है वो थोड़ा ऊंचा होता है और वो थोड़े से झुके होते हैं, तो उनको हम काइफोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट इज लुडोसिस यानी कि होलो बैक, यानी कि किसी किसी का आगे की तरफ आपने देखा होगा नेक के नीचे की साइड से उभरा हुआपन होता है, तो वो भी एक क्या है प्रॉब्लम ही होती है। नेक्स्ट आता है रिजिड स्पाइन। नेक्स्ट आता है काइफो एंड लुडोसिस, यानी कि जिनको आगे भी प्रॉब्लम है और पीछे की साइड भी प्रॉब्लम है, वो दोनों इसी एक में आएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा आता है नोक्ड नीज, यानी कि अंदर की तरफ मुड़े हुए घुटने। जैसे कि हमारे घुटने कई बार क्या है नॉर्मली स्ट्रेट होने चाहिए, लेकिन जो बच्चा है उसके घुटने जो है अंदर की साइड मुड़े हुए हैं। नेक्स्ट इज रिकेट्स यानी कि सूखा रोग, कोई भी जैसे कि ऐसी प्रॉब्लम जो कि बच्चों में नॉर्मली पाई जाती है कि सूखा सूखा रहता है उनका। नेक्स्ट आता है फ्लैट फुट या फिर क्लोर फुट, यानी कि हमारे फुट जो होंगे फ्लैट होंगे, एकदम से समतल होंगे। नेक्स्ट आता है टाइपिल्स, यानी कि पैरों की उंगली अंदर की तरफ मुड़ी होना, उसको हम टाइपिल्स कहेंगे। अब हम इन सब के बारे में एक बार स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज काइफोसिस। काइफोसिस क्या होता है? एबनॉर्मल कर्वेचर, यानी कि आपकी जो स्पाइन है वो उसकी तरफ एबनॉर्मल कर्वेचर यानी कि मुड़ी हुई होना, उसको हम काइफोसिस कहेंगे। अब जैसे कि मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगी, उसके अकॉर्डिंग जो है आप देखना कि हमारी जो पीठ है वो थोड़ी ऊपर की तरफ होगी। वो रिजल्ट किसकी वजह से होगा? वो कूबड़ बोलते हैं उसको, टूवर्ड्स द बैक साइड की तरफ कूब दिखेगा, उसका रिजल्ट ये होता है। Displacement of shoulder is caused of by contraction of the front muscle of the chest and stretching of the back muscles as a result of head and neck drop forward। यानी कि जो हमारी शोल्डर की जो मसल्स होंगी वो आगे की तरफ खिंच जाएंगी, यानी कि बैक मसल्स जो है स्ट्रेच हो जाएंगी और आगे की मसल्स जो है सिकुड़ जाएंगी, जिसकी वजह से जो है हमें ये प्रॉब्लम होती है। शोल्डर ब्लेड्स आर पुश फॉरवर्ड एंड द पर्सन वॉक विद द हेड एंड नेक ऑलमोस्ट ड्रॉपिंग डाउन, यानी कि ऐसा इंसान जो है बिल्कुल झुककर चलेगा। उस इंसान को हम क्या मतलब कि उसको क्या हो रखा है? काइफोसिस हो रखा है, यानी कि राउंड बैक, यानी कि कुब्ज हो रखा है उसे। इसके कारण क्या हो सकते हैं कि जब वो छोटा था तो उस टाइम पे जो है उसको बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग के कपड़े पहनाए गए, जिसकी वजह से उसकी मसल्स जो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाई, ये एक रीज़न हो सकता है। साथ के साथ जो है उसकी मसल्स जो है वीक थी, इस वजह से वो जो है प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाई। तो ये 2 कारण हो सकते हैं काइफोसिस होने के, यानी कि राउंड बैक होने के। अब मैं आपको एक इमेज दिखा रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो वो पर्सन है दिखता है। आप इस इमेज के थ्रू देख सकते हैं कि जो इंसान है वो किस तरीके से दिखेगा कि उसकी बैक की तरफ कुछ ऊंचा उठा हुआ दिखेगा, उसकी नेक जो है आगे की तरफ आपको झुकी हुई दिखेगी। अगर किसी स्टूडेंट को काइफोसिस है तो उसको आप किस तरीके से जो है ट्रीट कर सकते हैं, किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं? द पोजीशन ऑफ नेक एंड शोल्डर, यानी कि उसकी नेक और शोल्डर की जो पोजीशन होगी उसको अच्छी तरीके से स्ट्रेंथ करने के लिए आप एक्सरसाइज वगैरह कराएंगे उसको, और फिर जो एक्सरसाइज होंगी वो इस तरीके से कराई जाएंगी ताकि जो उसके ऊपर ज़्यादा दबाव ना पड़े, यानी कि वो ईज़िली उनको कर पाए और स्ट्रेच आसानी से वो करे। अब कुछ एक्सरसाइज हैं जो कि हम काइफोसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसको जो है इम्प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं? लाइंग ऑन द बैक फीट स्ट्रेट एंड द हैंड एट द साइड ऑफ द पाम एंड पाम डाउन, यानी कि इस तरीके से आपको लेटना है। देन रेज द चेस्ट, उसके बाद जो अपनी छाती है उसको थोड़ा ऊपर उठाना है। फिर सपोर्ट ऑन द बैक ऑफ द हेड बाय द हेल्पर, और जो हेल्पर होगा वो आपकी हेड को थोड़ा सा सपोर्ट देगा और आपकी नेक को जो है अपवर्ड उठाने की कोशिश करेगा।
वाइल द पेशेंट विल प्रेस हिज हेड डाउन, जबकि वो जो पेशेंट होगा वो अपने हेड को नीचे की तरफ लेके जाने की कोशिश करेगा। होल्ड द पोजीशन फॉर द फ्यू सेकंड एंड रिपीट, यानी कि इस पोजीशन में कुछ देर तक रहें और इस पोजीशन को रिपीट करते रहें। तो फर्स्ट जो पोजीशन है हमारी ये है, इसके अंदर जो है आपको एक हेल्पर की ज़रूरत है। आपको सिर्फ स्ट्रेट लेटना है और उसके बाद आपके हैंड जो है बिल्कुल स्ट्रेट होंगे और नेक जो है आप एक हेल्पर की मदद से वो अपने दोनों हाथों से नेक को थोड़ा ऊपर की तरफ पुल करेगा, आपको नीचे की तरफ जो है प्रेस करते रहना है। तो इस तरीके से जो है आपकी ये एक्सरसाइज आपको रिपीट करनी है। हमारी नेक्स्ट पोजीशन ये है जो कि आपको दिख रही होगी। द सेकंड एक्सरसाइज इज गिवन टू पुश द नेक बैक साइड। ये एक्सरसाइज इसलिए दी गई है कि नेक को पीछे की तरफ किया जा सके। इन ए स्टैंडिंग पोजीशन जो पेशेंट होगा वो किसी पट्टी की मदद से क्या करेगा, अपने हाथ में उनको इंटरलॉक कर लेगा फिंगर्स में और फिर जो है ट्राई करेगा स्ट्रेच करने की नेक को फॉरवर्ड एंड हेल्प ऑफ दिस स्लाइंग एंड एट द सेम टाइम ट्राई टू पुश द नेक बैक साइड, यानी कि इस पट्टी की हेल्प से वो अपनी नेक को आगे की तरफ और पीछे की तरफ करने की कोशिश करेगा। इससे जो हमारा कैपोसिस जो है इम्प्रूव होने लगेगा, यानी कि जो कुब्जेपन है वो इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है काइपोसिस को इम्प्रूव करने के लिए, वो ये है कि सैंड बैग का मदद लें, यानी कि जो हमारे ये हमने मिट्टी का बैग लिया है उसकी मदद लेंगे हम। इस एक्सरसाइज के अंदर पेशेंट को जो है सैंड बैग के ऊपर लेट जाना है और ये जो बैग है ये शोल्डर के नीचे होना चाहिए। देन ही शुड ट्राई टू पुश हिज नेक डाउनवर्ड बाय स्ट्रेचिंग हिज बॉडी, और फिर ये ट्राई करेगा कि अपनी जो नेक है, जो सिर अपनी गर्दन है उसको नीचे की तरफ लेकर जाएगा। इससे जो है वो स्ट्रेच कर पाएगा। यही जो 3 है ये एक्सरसाइज काइपोसिस को इम्प्रूव कर सकती हैं। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज आती है फॉर द इम्प्रूविंग राउंड अपर बैक एंड काइपोसिस। ये जो हमारी फर्स्ट 3 पोजीशन थी ये हमारी थी नेक और शोल्डर के रिगार्डिंग। अब जो है इम्प्रूव करना है हमें काइपोसिस जिनको अपर बैक काइपोसिस है, यानी कि पीठ की तरफ जो है कुब्ज है, उनके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट होंगे। फर्स्ट पोजीशन जो उनकी होगी, इसके लिए आपको जो है कंपनी लेनी होगी और इस तरीके से आपको खड़ा होना होगा, यानी कि एक अपोजिट खड़ा होना होगा एक दूसरे के बैक टू बैक और शोल्डर टू शोल्डर, लेकिन आपके हेड जो है दूसरी तरफ रहेंगे। देन दे विल लॉक देयर हैंड्स इनटू ईच अदर, फिर आपको अपने हाथ जो है एक दूसरे के साथ लॉक कर देने हैं। उसके बाद जो है जो पेशेंट है उसको उठाया जाएगा एंड ट्राई टू लिफ्ट द पेशेंट ऑन हिज बैक बाय बेंडिंग ए लिटिल फॉरवर्ड, यानी कि थोड़ा आगे की तरफ ये झुकेगा ताकि पेशेंट को वो इजीली उठा पाए। तो इस तरीके से जो है हमारा काइपोसिस अपर जो बैक साइड होता है उसको सही किया जा सकता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज होती है हमारी स्ट्रेच अप करना, यानी कि हमारी जो आर्म्स हैं उनको स्ट्रेच करना, सर्कलिंग करना उनको, यानी कि राउंड राउंड घुमाना, हैंड्स को फॉरवर्ड और बैकवर्ड करना ऑल्टरनेट वे से। तो इस तरीके से भी हम जो है काइपोसिस को थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज होती है वॉल बार एक्सरसाइज, यानी कि इसके अंदर आपको क्या करना है कि एक लैडर को फिक्स कर देना है वॉल के अंदर, यानी कि जो दीवार है उसके अंदर सीढ़ी को फिक्स कर देना है। फिर ट्राई करना है कि उसके ऊपर लटकने का, जोन से स्टेप पर आप इजीली पहुंच सकते हैं आप वहां से उसको पकड़कर आराम से हैंग करें, यानी कि लटके, और इस एक्सरसाइज को बार बार करें जैसे कि इस इमेज के अंदर दिखाया गया है। इस तरीके से जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा जो काइपोसिस है उसके अंदर हम इजीली इम्प्रूव कर पाएंगे। नेक्स्ट आपको पाएगा लॉर्डोसिस, यानी कि होलो बैक। इसके अंदर जो होगा अग्र कुब्ज, इसको हिंदी में कहेंगे हम, आगे की तरफ आपको उठा हुआ पोर्शन दिखेगा जो कि हमारी नेक होती है और नेक के पास जो हड्डियां होंगी वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ उभरी हुई होंगी। इसके कारण क्या हो सकते हैं, जो हमारी स्पाइन होती है यानी कि रीढ़ की हड्डी होती है उसमें टीबी की वजह से ये जो है दिखता है जो अग्र कुब्ज होता है, या फिर माल न्यूट्रिशन की वजह से भी हमारी जो मसल्स हैं वो अच्छी तरीके से डेवलप नहीं कर पाती, तो इसीलिए हमें लॉर्डोसिस हो सकता है। एक्सरसाइज और ट्रीटमेंट इसके लिए क्या क्या है अब हम इनके बारे में देखते हैं। फर्स्ट है सिटअप, यानी कि लाई डाउन ऑन द बैक, नीज बेंड एंड द फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर। इस तरीके से आपको बैठना है कि आपको लेटना है और उसके बाद नीज़ को बेंड कर देना है और मोड़ लेना है और फिट को जो है फ्लोर के ऊपर फ्लैटली रख देना है।
ब्रिंग योर हैंड्स बिहाइंड हेड, यानी कि हेड के पीछे की तरफ आपको दोनों हाथों को लेके जाना है जिस तरीके से इमेज में दिखाया गया है। फिर आपको अपने हाथों को धीरे धीरे रेज़ करना है और साथ के साथ जो है आपके हाथ से आपको फिर क्या करना है, अपने फीट्स को पकड़ लेना है, पैरों को पकड़ के आपको सिटिंग पोजीशन में बैठना है। ये एक्सरसाइज आपको जो है 10 to 15 टाइम्स रिपीट करनी है, जिससे जो होगा हमारा लॉर्डोसिस यानी कि होलो बैक जो हमारी प्रॉब्लम है वो उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। नेक्स्ट आता है टू होल्ड द लेग्स एट 90 एंगल एंड टू रोटेट। इस एक्सरसाइज के अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो है लेट जाना है बैक की तरफ और मसल्स को रिलैक्स करना है। अपने दोनों हाथों को साइड में रखना है और साथ के साथ जो है आपको दोनों जो लेग्स हैं उनको धीरे धीरे करके 90 डिग्री के एंगल पर उठाना है। इस पोज को आप जो है कुछ मिनट के लिए पोज में रहें इसी पोज में। देन जो आपकी लेग्स हैं उनको रोटेट करें ऑल्टरनेटली, यानी कि उनको जैसे हम पैडल चला रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, उस तरीके से जो है आपको रोटेट करना है। इस एक्सरसाइज को 10 से 15 मिनट तक रिपीट करना है और रिवर्स द प्रोसेस ग्रेजुअली, और इसी तरीके से इस प्रोसेस को रिवर्स फॉर्म में भी आपको करना है। नेक्स्ट हमारा डिफेक्ट पोस्चर जो स्कूल के स्टूडेंट में पाया जाता है वो काइपो एंड लॉर्डोसिस है, राउंड और होलो बैक, यानी कि अग्र कुब्ज भी है और बैक की साइड भी उनको कुब्ज होता है। यानी कि अपर लॉन्ग स्पाइनल मसल और जो लोअर लॉन्ग स्पाइनल मसल्स हैं इनकी वजह से ये पोजीशन होती है। इसके कारण क्या होते हैं कि हमारी मसल्स जो हैं बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। लॉन्ग इलनेस यानी कि ज़्यादा बीमार कोई रहता है तो उनको ये हो जाता है। माल न्यूट्रिशन या फिर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है, कमी है, वेंटिलेशन वगैरह प्रॉपर उनको नहीं मिल रहा है, या बहुत सारे क्राउडेड प्लेसेस पे वो जा रहे हैं, या फिर उनकी आईसाइट वगैरह वीक हैं, तो इन सब कारण की वजह से जो है कीपोलॉर्डोसिस हो सकता है। नेक्स्ट जो डिफेक्ट पाया जाता है स्टूडेंट में वो होता है रिजिड स्पाइन, यानी कि कठोर, उनकी रीढ़ की हड्डी जो है वो एकदम से कठोर हो जाती है। व्हेन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बॉडी इज़ ऑलमोस्ट लॉस्ट, यानी कि जब उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, यानी कि वो हिल ना पाएँ, चल ना पाएँ, अच्छे से बैठ ना पाएँ, तो उस टाइप पे हम ये मान लेते हैं कि उनकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। कोज इसके कारण क्या हो सकते हैं, बैड हैबिट ऑफ लॉन्ग सिटिंग एंड आइडलनेस, यानी कि खाली बैठे रहना या ज़्यादा लंबे समय तक बैठे रहना, ड्यू टू एन इंजरी ऑन द ट्रंक, या फिर कोई इंजरी वगैरह हो जाती है तो इस कारण से भी जो है रिजिड स्पाइन की पोस्चर डिफेक्ट पाया जा सकता है। ड्यू टू ड्राइनेस ऑफ फ्लूइड ऑफ बोन, यानी कि बोन्स के अंदर जो भी फ्लूइड हमारा होता है उसको वो सूख जाता है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। देन दिस कंडीशन अकर्स, यानी कि इस वजह से जो है रिजिड स्पाइन की प्रॉब्लम आती है। इसका ट्रीटमेंट क्या हम कर सकते हैं, इसके लिए कौन सी पोजीशन हमें फॉलो करनी चाहिए, अब हम उनको देखेंगे कि किस तरीके से हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। फर्स्ट एक्सरसाइज है इसके अंदर द प्लग पोज और हलासन। हलासन यानी कि हल्के तरीके से दिखने वाला पोज, यानी कि इस अपीयरेंस में जो है अगर कोई इंसान जो एक्सरसाइज करेगा तो वो जल्दी ही सही हो सकता है। स्टैंडिंग पोजीशन, फिट ए फ्यू इंच अपार्ट एंड पुलिंग द ट्रंक टूवर्ड्स स्लोली विद रेजिंग हैंड अपवर्ड एंड देन टू टच द ग्राउंड विद द बोथ द हैंड एंड देन स्लोली बैक द ओरिजिनल पोजीशन। इस एक्सरसाइज को अगर कोई रिपीट करता है, बार बार इसी पोजीशन को रिपीट करेगा, तो उससे क्या होगा कि उसकी जो रिजिड स्पाइन है यानी कि जो कठोर रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी। टेक्निक क्या है इसके लिए, लाई फ्लैट ऑन द ग्राउंड, पहले सबसे पहले ग्राउंड पे लेट जाएं, फिर स्ट्रेच करें अपनी बॉडी को, स्ट्रेच आउट द होल बॉडी एंड मेक योर सेल्फ क्वाइट स्ट्रेट, और बिल्कुल अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें और सीधा हो जाएं। ब्रिंग द हील्स एंड द टो टुगेदर, अपने जो हील है, एडी है और जो टो अंगूठा है उनको इकट्ठा लेके आएँ। लिफ्ट योर बॉडी, अपनी बॉडी को अब धीरे धीरे उठाना स्टार्ट करें और थ्रो द लेग बैक फॉरवर्ड, यानी कि आगे की तरफ जो है टांगों को लिफ्ट करें, थ्रो करें, फेंकें। नेक्स्ट आता है ब्रिंग थाई अबव योर हेड, जो हमारी जो साथले होती हैं उनको अपने सिर के पास लाएं। योर लेग्स विल बी ऑन वन साइड, और एक तरफ आपकी लेग्स आ जाएंगी। योर आर्म्स ऑन द अदर साइड, और आर्म जो है दूसरी तरफ आ जाएंगे। होल्ड दिस पोज फॉर फ्यू मिनट, और इसी पोज में कुछ टाइम के लिए बैठे रहें। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो रिजिड स्पाइन है, जो कठोर स्पाइन है, वो फ्लेक्सिबल होनी स्टार्ट हो जाएगी।
नेक्स्ट एक्सरसाइज है ब्रिज पोज और चक्रासन भी हम इसे कह सकते हैं। सबसे पहले लाई डाउन ऑन योर बैक की तरफ लेटे, फोल्ड योर लेग्स एंड नीज, धीरे धीरे अपने घुटनों को फोल्ड करें। ब्रिंग द हील नियर द हिप, और जो हील्स हैं, एड़ियाँ हैं, उनको हिप के पास लेके आए। कीप द हील अबाउट 2 to 3 इंचज़ अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दूसरे से 3 से लेके 2-3 इंच तक दूर रखें। लेट द नीज यूज टू बी अपार्ट, यानी कि नीज जो हमारे घुटने हैं उनको भी दूर रखें। मेक ए सेमी सर्कल शेप, और इस तरीके से सेमी सर्कल की शेप बनाए। इफ़ नेसेसरी सपोर्ट द ट्रंक विद योर हैंड्स ऑन बोथ द साइड, अगर आपको ज़रूरत है तो अपने हाथों से थोड़ा सा सपोर्ट दें। यूजिंग द फोर्स ऑफ योर हैंड, अब हाथों का फोर्स लें और लेग्स का लें और अपने आप को धीरे धीरे ऊपर की तरफ पुश करें। होल्ड द पोज फॉर फ्यू सेकेंड, और कुछ सेकंड के लिए इस पोज में ही रहें। देन लेट योर सेल्फ डाउन स्लोली टू द ओरिजिनल पोजीशन, और इस पोज को जो है रिपीट करें 1 या 2 टाइम, और इसी पोजीशन में कुछ टाइम तक रहें और उसके बाद अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएं, जिस पोजीशन में आप थे, यानी कि आराम से लेट जाएं। नेक्स्ट जो पोस्चर में डिफेक्ट पाया जाता है वो है स्कोलोसिस या लेटरल कर्व टू द स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसका तिरछापन होना। जैसे कि इमेजेस में दिखाया गया है कि रीढ़ की हड्डी जो है हमारी वो थोड़ी सी टेढ़ी है, या तो लेफ्ट साइड की तरफ बेंड हो रखी होगी शोल्डर के, या फिर राइट तरफ जो है बेंड पाएगा। देयर इज़ अ वन साइड इनफेमिटाइल पैरालिसिस, यानी कि इसके अंदर एक तरफ पैरालिसिस पाया जा सकता है। इसके अंदर जो है पर्सन को पेन होगा इन द बैक की तरफ जो है पर्सन को पेन होता रहेगा। अब इसके कारण क्या होते हैं? इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ लेग्स, हमारी जो टांगे हैं उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाई, ये एक इसका कारण हो सकता है। ज़्यादा ही किसी ने वेट को उठा लिया हो तो उसकी वजह से जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो टेढ़ी हो सकती है, या फिर कोई जो हमारी हड्डी है उसके अंदर डिजीज़ है, बीमारी है, इस वजह से हो सकती है, या फिर हमें पैरालिसिस हो रखा है तो इस वजह से भी हो सकती है। डिफेक्टिव सिटिंग एंड स्टैंडिंग पोस्चर, जब आप खड़े हैं या बैठे हैं, आप डिफेक्टिव वे से बैठे हैं, यानी कि एग्जैक्ट अपना पोस्चर में नहीं बैठे हैं। या डिजीज़ ऑफ द मसल्स, यानी कि जो हमारी मांसपेशियां हैं उनके अंदर कोई डिजीज़ चल रही है, तो इन सब कारणों की वजह से हमारी रीढ़ की हड्डी जो है वो टेढ़ी हो जाती है, जिसको हम साइलोसिस और लेटरल कर्व टू द स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। हम इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं कि जिस तरफ हमारी हड्डी झुकी हुई है उससे अपोजिट तरफ हम जो है स्ट्रेच करें, अपोजिट साइड में बेंड करें थोड़ा थोड़ा। जॉइन द फीट एंड स्टैंड, स्विंग द हैंड्स ओवर द हेड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द बेंड, यानी कि जहाँ जिस तरफ हमारी हड्डी बेंड है उससे अपोजिट तरफ अपने हाथ को घुमाएं सिर के ऊपर से। या फिर कोई बेंडिंग एक्सरसाइज है वो कर सकते हैं आप। स्विमिंग एक्सरसाइज है, यानी कि कोई सी में आपको घुमानी है कुछ चीज़ या कूदना है, इस तरीके की। स्लीपिंग ऑन पिलो ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बेंड, आपको सोना किस तरीके से? अपोजिट साइड सोना है। एक तरफ आपका अगर मान लेते हैं राइट साइड बेंड आया हुआ है रीढ़ की हड्डी में, तो आपको लेफ्ट साइड सोना है पिलो की हेल्प से। नेक्स्ट जो पोस्चरल डिफेक्ट पाया जाता है उसको हम कहते हैं रिकेट्स, यानी कि ये जो अक्कर होगा ये 5 साल के बच्चों तक ही होता है। इसका रीज़न हमारा मेन यही होता है कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है, कैल्शियम की, फॉस्फोरस की, सोल्ट की, सनलाइट की, इन सब की जो है कमी होने लग जाती है बच्चों के अंदर, या न्यूट्रिशन की कमी होने लग जाती है, प्रॉपरली उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते, या दूध जो है वो नहीं मिल पाता, अनहेल्दी इन्वायरमेंट होता है, या फिर इम्प्योर एयर, यानी कि एयर जो है वो प्योर नहीं मिलती, जिसके कारण जो है बच्चों को रिकेट्स हो जाते हैं। नेक्स्ट जो पोस्चरल डिफेक्ट पाया जाता है स्टूडेंट में वो होता है नॉक नीज, यानी कि बच्चे जो जब भी खड़े होंगे उनके जो नी है, घुटने हैं, वो तो इकट्ठे जुड़ जाएंगे लेकिन उनके फीट जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। देयर इज़ अ बिग गैप बिटवीन द एंकल्स वेयरिंग डायरेक्टली विद द लार्ज डिग्री ऑफ डिसफॉर्मेलिटीज़। जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, इस बच्चे के जो पैर हैं वो जुड़े, जो घुटने हैं वो जुड़े हुए हैं और पैर जो हैं वो अलग हैं। ये कारण क्या हो सकते हैं इसके? फर्स्ट जो है रिकेट्स, यानी कि अभी जो हमने प्रॉब्लम पड़ी है वो रिकेट्स में भी यही है कि विटामिन डी या कैल्शियम वगैरह की कमी हो जाती है। इसी तरीके से नोक नीज का भी यही कारण होता है। प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, ज़्यादा समय तक अगर कोई खड़ा रहता है तो उनके साथ ये पोजीशन बन जाती है। नेक्स्ट होता है फ्लैट फुट, यानी कि हमारे जो पैर हैं वो एकदम से फ्लैट दिए गए हैं, थोड़े मुड़े हुए होने चाहिए पैर, वो नहीं है। नेक्स्ट है ओबेसिटी, यानी कि ज़्यादा वेट वगैरह होना, ज़्यादा मोटापा होना उनके अंदर।
फिर आता है क्रोनिक इलनेस, यानी कि वो ज़्यादा लंबे समय तक जो है बीमार रहे, इस वजह से भी ये कारण हो सकते हैं। इनका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है कि शार्क का जो लीवर का ऑयल होता है ना, वो इनकी डाइट के अंदर मिलाना चाहिए ताकि जो विटामिन सी है उनको अच्छी तरीके से मिल सके। नेक्स्ट वन इज़ ट्रीटमेंट फॉर द फ्लैट फुट, यानी कि जो उनके पैर एकदम से समतल दिए गए हैं उनके लिए कुछ ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना चाहिए। अवॉइड प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, ज़्यादा लंबे समय तक खड़ा नहीं होना चाहिए। हॉर्स राइडिंग इस तरीके की बीमारी को सही करने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। वियर वॉकिंग स्लीपर्स, जो हमारे वॉकिंग स्लीपर हैं उनको पहनना चाहिए। मसाज बाय सम फिजियोथेरेपिस्ट विल ऑल्सो हेल्प, यानी कि आप अगर कोई फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो कि मसाज वगैरह करें उनसे कराएंगे तो इसमें भी हेल्प मिल सकती है। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉब्लम आती है फ्लैट फुट, यानी कि हमारे फुट जो है एकदम से सीधे हैं। नॉर्मली हेल्दी पर्सन वो होगा जिसके अगर आप आराम से सीधे खड़े रहेंगे तो आपका जो फुट है उसके बीच का जो हिस्सा होगा, मतलब जैसे अपने हाथ में हथेली होती है इसी तरीके से फुट की जो हिस्सा होगा वो ऊपर की तरफ उठा होगा, तो वो नॉर्मल है। लेकिन कई लोगों का क्या है ये उठा नहीं होता, तो वो क्या है ये भी एक डिफेक्टिव पोस्चर में आता है। अब फ्लैट फुट का हम टेस्ट कैसे ले सकते हैं कि किसी भी कलर के अंदर जो है अपने पैरों को पूरे के पूरे जो है कलर करें, उसके बाद आप एक पेपर पे खड़े हों या ग्राउंड पे खड़े हों और फिर चेक करें कि आपका पूरा इम्प्रेशन आया है फुट का या नहीं। अगर पूरा इम्प्रेशन आएगा तो इसका मतलब कि आपके जो फिट हैं वो फ्लैट हैं, जो कि एक क्या है डिफेक्टिव पोस्चर है। अगर नहीं आएगा तो इसका मतलब आप जो है हेल्दी फुट हैं आपके। नेक्स्ट आता है कोज क्या है, कारण क्या है इसके, वीक फुट मसल्स, यानी कि जो हमारी मसल्स होती हैं पैरों की वो थोड़ी वीक हैं, इस वजह से ये होता है। डिफेक्टिव वॉकिंग एंड स्टैंडिंग पोस्चर, यानी कि जब आप चल रहे हैं वो अजीब तरीके से चल रहे हैं या फिर आपका पोस्चर जो है वो गलत है जब आप खड़े हो रहे हैं। ओवरवेट हैं, इस वजह से भी आपके फिट जो होंगे फ्लैट होंगे। डिफेक्टिव शूज़ अगर आप पहनेंगे तो इस वजह से भी आपके फुट जो है वो फ्लैट रहेंगे। नेक्स्ट आता है इंजरी, अगर कोई पैर में चोट वगैरह लग जाती है तो इस वजह से भी ये आपके क्या है फुट जो है बिल्कुल फ्लैट रहेंगे। नेक्स्ट आता है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे दे सकते हैं। स्पेशल शूज़ पहनाने चाहिए, जो कि आपको जो है ऐसे शूज़ पहनने चाहिए जिनका सोल जो है अंदर की तरफ वाला जो है वो थोड़ा ऊंचा ऊपर की तरफ उठा हुआ हो। नेक्स्ट आता है रेमेडियल एक्सरसाइज टू स्ट्रेंथ द मसल्स के लिए आपको जो है एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए। वॉकिंग ऑन द आउटर साइड ऑफ द फीट इज़ गुड, बाहर की तरफ आप अगर घूमेंगे मतलब कि चलेंगे पैरों की मदद से तो वो भी अच्छा रहेगा। लॉन्ग स्टैंडिंग शुड बी अवॉइडेड, ज़्यादा लंबे समय तक खड़ा रहना अवॉइड कर दें। इन केस ऑफ पेन इन द फिट गिव कंप्लीट रेस्ट, अगर आपके पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है तो आप पूरा कंप्लीट रेस्ट लें, ना कि उस पर चलें वगैरह। अगर आपको दर्द हो रहा है तो आपको रेस्ट ही लेना है। ये सब कारण थे फ्लैट फीट, यानी कि ये भी एक डिफेक्ट है हमारे पोस्चर का। नेक्स्ट जो डिफेक्ट स्टूडेंट में पाया जाता है वो थैलीपीज, यानी कि इसके अंदर जो हमारी पैर की उंगलियां होंगी वो अंदर की तरफ मुड़ी होंगी, तो उनको भी हमें इम्प्रूव करेंगे। जैसे पर्सन वॉक ऑन टोट, वो अपनी जो पैर की उंगलियां हैं उनकी मदद से वो चलने लग जाता है। या फिर जो पर्सन वॉक ऑन द हील, यानी कि वो एडी की मदद से चल रहा है। नेक्स्ट आता है कि जिसे पर्सन वॉक ऑन द आउटर बॉर्डर ऑफ द फुट, यानी कि बिल्कुल बाउंड्री से ही वो चल पा रहा है। नेक्स्ट आता है कि द पर्सन वॉक ऑन द इनर बॉर्डर ऑफ द फुट, यानी कि बस वो अंदर वाला पैर ही रख रहा है, ज़्यादा सही तरीके से वो नहीं चल पा रहा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि 2 या 3 डिफेक्ट जो है एक्सप्लेन करें और उनको आप किस तरीके से मेज़र कर सकते हैं, किस तरीके से उनका ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, तो आपको जो है बस 2 या 3 डिजीज़ ही लिख कर आनी है जो कि पाई जा सकती हैं, यानी कि 2 या 3 पोस्चर ही लिख कर आने हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिखना। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछें, और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।